योगी जी महाराज ने बहुत। कई साल पहले की बात ही काफी खुशहाल एक राज्य था, जहाँ के राजा हो या प्रजा दोनों बहुत ही खुश थी। ये राज्य हर दिन प्रगति कर रहा था। राज्य में कोई छोटा सा कृषिकार हो या बड़ा व्यापारी, सभी अपने काम काज में मस्त थे। इस खुशहाल राज्य के राजा को बाज पक्षियों का पालने का अनोखा शौक था। अपने विश्वास पात्र मंत्री को आदेश देकर 2 बाज पक्षी लाने को कहा। राजा का आदेश पाकर मंत्री पड़ोस के दूसरे राज्य में गया और वहां से 2 बहुत ही सुंदर बाज पक्षी को खरीदकर एक पिंजरे में ले आया। ऐसे सुंदर बाज पक्षियों को पालकर राजा काफी प्रसन्न हुआ और दोनों को आहिस्ता से पिंजरे से बाहर निकाला। जिसमें से एक बाज ने पक्षी ने ऊंची उड़ान भरी, क्योंकि बाज पक्षी अपनी ऊंची उड़ान के लिए जाना चाहता है। और दूसरी तरफ दूसरा बाज पक्षी पास ही एक वृक्ष की डाल पर जा बैठा। दूसरे दिन फिर से इन दोनों बाज पक्षियों में से एक ने बहुत ही ऊंची उड़ान भरी और फिर से राजा के महल में वापस आ गया, लेकिन दूसरा बाज अपनी जगह से हिला तक नहीं। अब तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ कि पहला बाज पक्षी ऊंची उड़ान भरकर वापस आ गया, लेकिन दूसरा फिर से अपने स्थान से हिला तक नहीं। अब राजा बहुत उलझ में पड़ गया कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा ने मंत्री को फिर से हुक्म दिया कि जाओ किसी वेद या पक्षी विशेषज्ञ को बुलाकर लाओ। आदेश पाकर मंत्री अपने राज्य और पड़ोसी राज्य में बहुत सारे जानकार व्यक्तियों को लेकर वापस आया। सभी जानकार लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कोई जंतर मंतर करता है तो कोई झाड़ फूक, लेकिन कोई भी इस बाज पक्षियों को वहां से हिलाने में सफल नहीं हुआ। अब राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उसने राज्य में इनाम की घोषणा करा दी कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे बाज को उड़ाने में सफल हुआ तो उसे 100 सोने की रुपया दी जाएगी। ये खबर जब मुरली नाम के एक साधारण से लकड़हार को पड़ी तो मुरली राजा के महल में आया और राजा से अनुमति लेने लगा। राजा ने शंका भरी नजरों से देखा और उस लकड़हार को आदेश दिया। अब मुरली ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद राजा भी ये देखकर विस्मित हो गए कि वह दूसरा बाज भी ऊंची उड़ान भरने लगा। पहले बाज से भी कहाँ ज्यादा ऊंची उड़ान। राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए कि बड़े से बड़े विद्वान जो ना कर सके वो काम इस साधारण से दिखने वाले लकड़हार ने कैसे कर दिया। जब राजा ने इस लकड़हार से पूछा कि ये कैसे मुमकिन हुआ, तब मुरली ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुआ कहा कि राजा जी, ये तो बहुत ही सरल काम था। सबसे पहले मैंने बाज को देखकर ये पता लगाया कि उड़न क्यों नहीं रहा है। पेड़ की जिस डाल पर वह बैठा हुआ था वो डाल ही मैंने काट दी और अब बाज पक्षी के बैठने की जगह ना बची तो कोई विकल्प ना रहा कि वह उड़ने लगा। राजा ने उसे 100 सोने की रुपया दी और मुरली खुशी खुशी अपने घर गया। इस कहानी का सार ये था, मतलब था कि एक बाज को जो अपनी ऊंची उड़ान भरने के लिए जाना जाता है, किंतु पेड़ के एक डाल का मोहताज होने के कारण वह उड़ नहीं पा रहा था। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी तरह ही है। हम सबके अंदर बहुत ही असीमित संभावनाओं को सागर भरा पड़ा है।
हम जो चाहे कर सकते हैं और जो चाहे पा सकते हैं, किंतु हमारे अंदर भी कुछ चीज़ों का मोह बैठा हुआ है। हम भी कुछ चीज़ों से मोहताज हैं। ये मोहताज को कंफर्ट जोन यानी आरामदायक क्षेत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह वह दूसरा बाज बहुत ही ऊंची उड़ान भर सकता है, लेकिन पेड़ की वजह डाल को नहीं छोड़ना चाहता है, हम भी उसे अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पा सकते। इसलिए सफलता हाथ नहीं लग रही है। आपका कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब आप आराम से रहने की कोशिश करते हुए जीवन जीते हैं, तब जीवन आपको अधिक से अधिक असुविधा देगा। ये सच है। जीवन में आपको अधिक से अधिक समस्या आएगी। जिंदगी तुमको चैलेंज करती रहेगी। जीवन आपको प्रतिरोध, संघर्ष, समस्या देता रहेगा। क्योंकि लोग आगे बढ़ने और प्रगतिशील होने के बजाय आराम से रहने के बारे में चिंतित हैं। क्योंकि लोग अपनी सीमाओं से बंधे हैं और उनसे आगे बढ़ना नहीं चाहते। यदि आप अपने आप को असहज नहीं करते, तो जीवन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे कारण देगा। इसलिए आपके पास दो विकल्प में से एक है। एक मार्ग आपको सफलता के लिए ओर ले जाता है और दूसरा मार्ग आपको निरंतर संघर्ष और पीड़ा की ओर ले जाता है। ये तुम्हारी पसंद है। ये सब आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। इसे बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बाहर। जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्त, कुछ भी हो, अपना कंफर्ट जोन हमें छोड़ना ही पड़ेगा। तो ही जिंदगी को हम जो भी चाहे वो हासिल कर सकते हैं।